ऐसे कंपाउंड हैं जो कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, और उसमें एक चीज कांस्टेंट होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, और वो क्या था, कार्बन। कार्बन जरूरी है, और कार्बन के ऐसे कंपाउंड जो हमें प्लांट से मिले और एनिमल से मिले, इनको कहा गया क्या, ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद हो और उनमें प्लांट्स और एनिमल्स मौजूद हो, तो इनको कहते हैं ऑर्गेनिज्म। और ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों था, क्योंकि बिफोर 1828 हमने तो ये देखा था, पढ़ा था हमने, बिफोर 1828 कोई भी एक ऐसा कंपाउंड नहीं था जो इससे बना हो, जो लेबोरेटरी में नहीं, लेबोरेटरी में किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं था। तो 1828 में फ्रेडरिक वोलर ने कमाल किया, उसने एक धमाल की और यूरिया डिस्कवर किया। तो यूरिया कैसे मिला था, यूरिया जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिला था। यूरिया कैसे मिला था, इनऑर्गेनिक, ठीक है। और यूरिया खुद क्या है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसी उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन यहाँ वहाँ कुछ चेंज हो गई। तो आज की जो बात है हमारी वो है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट कैसे होंगी। तो सबसे पहला जो बात है, दैट इज व्हाट कैटिनेशन। पहली बात, कैटिनेशन है क्या, कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट खुद से बनाने की जो एबिलिटी है। तो आप कार्बन को देखेंगे तो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, दूसरा चौथे के साथ कार्बन लंबी लंबी चेन बना सकता है। उसके बाद कार्बन सीधी चेन के साथ साथ ब्रांच चेन भी बना सकता है। ब्रांच चेन के साथ साथ कार्बन क्लोज रिंग्स और क्लोज साइकिल्स भी बना सकती है। तो ये एबिलिटी जो है ये किस वजह से हो रहा है, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड व्हाट, कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन इज सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की खुद के साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी, ठीक है, इसको हम कैटिनेशन कहेंगे। पूरी पीरियोडिक टेबल में ये जो एबिलिटी है इज हाईएस्ट फॉर द कार्बन। कार्बन की कैटिनेटिंग पावर जो है वो सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद आपका सल्फर आएगा, फिर फास्फोरस आएगा, फिर नाइट्रोजन, एंड फिर जो है ऑक्सीजन वगैरह, ऑक्सीजन, फिर जो है आपको दूसरे एलिमेंट आएंगे। यानी कार्बन के अलावा ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है जिसका कैटिनेशन पावर ज्यादा हो। और इसी कैटिनेशन पावर की वजह से कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, कार्बन ब्रांच चेन भी बना सकता है, कार्बन रिंग्स भी बना सकता है। चेन कंपाउंड जो है वो स्ट्रेट चेन में भी एग्जिस्ट करता है, वो ब्रांच में भी एग्जिस्ट करता है, वो साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ कंपाउंड्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ कंपाउंड जो है कैटिनेशन की वजह से बहुत ही इनका जो नंबर है बहुत ही इंक्रीज हो जाता है। ड्यू टू कैटिनेशन पावर, more than 6 million organic compounds हैं, more than 6 million। तो 7 लाख से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड रिपोर्टेड हैं आज तक। तो अभी दिन ब दिन जो है ये कंपाउंड कवर हो रहे हैं, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो पूरी पीरियोडिक टेबल आप उठा लें, एक कार्बन को निकाल दें, तो बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनके कंपाउंड लेस देन 1 लाख है, लेस देन 1 लाख। यानी पूरी पीरियोडिक टेबल सारे एलिमेंट कंपाउंड की तादाद 1 लाख से कम है। जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अकेला कार्बन होता है उनकी तादाद 6 मिलियन से ज्यादा है। The single carbon for this huge number of compounds of carbon is what catenation। तो कार्बन का जो कैटिनेटिंग पावर है वो सबसे ज्यादा होता है। तो आई भाई क्या चीज है कैटिनेशन, क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड कैटिनेशन। उसके बाद क्या चीज है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एटम फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद नेबरिंग कार्बन एटम। उसके बाद क्या चीज है कि these कार्बन एटम्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज। ऐसे डिफरेंट वेज में हमने देखा
तो कार्बन सिटी चेन बनाता है, कार्बन ग्रांड चेन बनाता है और कार्बन क्लोज रिंग या सर्कल भी बनाता है। तो कार्बन कैटिनेशन के थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और वेज में कंबाइन होकर साइक्लिक कंपाउंड भी बनाता है, स्ट्रेट चेन भी और ये भी। तो millions of alkylic compounds इस वजह से हैं due to this unique property of carbon which is called catenation, and the catenation power is highest for carbon in the periodic table। तो पूरी periodic table में जो catenation power हाई होगा वो किसका होगा? कार्बन का होगा। तीसरा कैरेक्टर यानी ये पहला कैरेक्टर कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जो तादाद है बहुत लिमिटेड है, थोड़ी है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो हजारों की तादाद में कंपाउंड बना सके, पर एक ही कार्बन है जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छाया हुआ है और वो 60 लाख से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है। दूसरी बात क्या है? नॉन आयोनिक इन नेचर। एक चीज क्लियर कर लें कि ये जो कार्बन है, कार्बन की अगर हम तो हमारी हेडिंग जो है कि इनमें दूसरा कैरेक्टर है कि नॉन आयोनिक नेचर, क्योंकि इनमें कोई चार्ज नहीं होती। अब चार्ज क्यों नहीं होती उसको डिस्कस करते हैं। कि कार्बन ग्रुप 4 में है तो इसके वैलेंस शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या करता है? कार्बन जो है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। तो कार्बन 4a ग्रुप में है, कार्बन किस में है? 4a ग्रुप में। और कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे के अपनी प्लेट पूरी कर ले, या 4 किसी से लेके अपनी ऑक्टेट पूरी कर ले, या फिर 4 ये किससे शेयर कर ले। तो कार्बन करता क्या है कि इट नाइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन, ना ही ये लॉस करता है, ना ही ये गेन करता है। तो फिर क्या करेगा? ये क्या करता है कि उस शेयर 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर करता है। शेयरिंग से बॉन्ड कौन सा बनेगा? शेयरिंग से बॉन्ड कौन सा बनेगा? कोवेलेंट। फिर नाइदर नॉट गेन इलेक्ट्रॉन, नहीं ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, नहीं इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो क्या करेगा? शेयर 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर कार्बन एटम्स इन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। इन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। एक चीज बताता चलूं आपको कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल की फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं और इनके अंदर जो कोई फोर्स होती है, वो होती है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। ठीक है। और दूसरी बात ये, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहे तो मॉलिक्यूल एज अ होल न्यूट्रल होता है। मॉलिक्यूल एज अ होल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं अगर उनमें पोलर फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ तो उनमें चार्जेस नहीं होते। यानी ज्यादातर जो पार्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो नॉन पोलर और नॉन आयनिक होता है। मान लें कि आपके पास कोई भी फैमिली है, ठीक है, आपके पास अल्केन है, आपके पास अल्कीन है, आपके पास अल्काइन है, या आपके पास साइक्लो अल्केन है, या अल्कीन है, अल्काइन है, कुछ भी, या आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, या आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है। अब ये जितने भी कंपाउंड मैंने लिखे हैं, ऑल ऑफ दीज आर हाइड्रोकार्बन। ये सारे के सारे क्या हैं? हाइड्रोकार्बन। तो इनको जनरली हम इस तरह से लिख सकते हैं CHHY। यानी इनमें क्या होगा? कार्बन होगा, कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। अपनी कार्बन और हाइड्रोजन का जितनी भी बॉन्ड होंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिटी है 2.5, इसकी है 2.1। तो डिफरेंस इज व्हाट? 0.4। पोलर बॉन्ड होने के लिए, आयनिक कैरेक्टर होने के लिए कम से कम जो इलेक्ट्रॉनिटी चाहिए वो कितनी है? 0.5। और इसमें कितनी है? यानी ये पोलर होने चाहिए, नॉन पोलर।
तो आप कोई भी हाइड्रोकार्बन उठा लें, तो कार्बन और हाइड्रोजन पे 0 चार्ज, तो इस वजह से ये नॉन आयनिक होते हैं या नॉन पोलर होते हैं, नॉन आयनिक होते हैं या नॉन पोलर। हाँ, अगर इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप होता है, मान लें कि आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, से आपके पास कोई भी अल्कोहल है, ये हो गया 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन OH। अब सिर्फ ये जो साइड है, ये ये पोलर है, ये पूरा पार्ट जो है नॉन पोलर, यानी ये हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ज्यादातर पार्ट होता है वो नॉन पोलर या नॉन आयनिक होता है, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड बना ही रहा है। हमने शुरुआत कहाँ से की कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, न वो 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर देता तो आयनिक बॉन्ड बनाता, इसके ऊपर चार्ज लगती, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेता तो इसके ऊपर -4 चार्ज लगती। ना ये ले रहा है ना दे रहा है, ये क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कंपाउंड में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आती, आती भी है तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आती है। तो मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये नॉन आयनिक और कोवलेंट इन नेचर होते हैं। हाँ, कहीं कहीं पे आपको पोलर कोवलेंट बॉन्ड जरूर मिल जाएगा, उनमें थोड़ा सा आयनिक करेक्टर जरूर होगा, इनमें एंटायरली जो है आयनिक बॉन्ड की तरह, आयनिक कंपाउंड की तरह पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है, सॉरी आयनिक बॉन्ड जो है इनमें नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, बुक क्या कहता है, बुक कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एटम व्हिच हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। कार्बन के बने हुए हैं और इनके पास 4 जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ, ये हो गया, इट नाइदर गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, नहीं ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ना ही लूज करता है, अल्दो शेयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो कोवलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल, हेंस दे आर नॉन आयनिक इन नेचर। ज्यादा डिटेल नहीं है, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से ये नॉन आयनिक नेचर रखा होगा। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और ये आगे सॉल्युबिलिटी का सीन ये है कि आपके पास पहली बात ये मान लें कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कोवलेंट कंपाउंड, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, तो यहाँ पे आपको 2 चीजें ध्यान में आएंगी। तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट कंपाउंड, यानी आप कहेंगे कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट, कंपाउंड। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। फिर आपको ध्यान में ये आना चाहिए, यू must be considered with the covalent bond. Covalent bond is of 2 types. One is the polar covalent bond. What is the polar covalent bond? And another bond called non-polar. Non-polar covalent bond. देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, या तो वो सिंपली, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो सिंपली हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, या तो सिंपली क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन, या फिर क्या होता है, या फिर ये होता है कि इनके अंदर हाइड्रोकार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, ठीक है, या तो ये सिंपल हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगर सिंपल हाइड्रोकार्बन होंगे, अगर हाइड्रोकार्बन होंगे तो ये नॉन पोलर होंगे, अगर हाइड्रोकार्बन होंगे तो, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस क्या होता है, 0.4 होता है। तो हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं, हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, नॉन पोलर। हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं ये नॉन पोलर, से इनसे कोई चार्ज नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अगर फंक्शनल ग्रुप पोलर लगा हुआ है, अगर फंक्शनल ग्रुप पोलर लगा हुआ है, ठीक है, मान लें कि हाइड्रोकार्बन के साथ OH लगा हुआ है, हाइड्रोकार्बन के साथ COOH लगा हुआ है, हाइड्रोकार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो चार्जेस होंगे, यहाँ पे क्या होगा, चार्जेस होंगे। चार्जेस सिर्फ कितने होंगी, वो फंक्शनल ग्रुप जो पोलर होगा, वो फंक्शनल ग्रुप जो पोलर होगा, ठीक है। तो 2 किस्म के कंपाउंड होंगे, एक होगी आपकी नॉन पोलर, नॉन पोलर कंपाउंड होंगे जो हाइड्रोकार्बन हैं, ये क्या होंगे, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों इनसॉल्युबल होंगे,
क्योंकि ये नॉन पोलर है। वाटर एक क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो ये वाटर में क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर, बट soluble in soluble in non-polar solvent, non-polar solvent। तो ये जो कंपाउंड डिसॉल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में, भाई नॉन पोलर सॉल्वेंट के एक दो नाम, तो हेक्सेन हो गया, उसके बाद डाई इथाइल ईथर हो गया, डाई इथाइल ईथर, उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ये कुछ कॉमन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं जिसमें आपके हाइड्रोकार्बन डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाले जो कंपाउंड है, अल्कोहल हो गया, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, उसके बाद अमाइंस हो गए। ये कंपाउंड जो है इनमें पोलर फंक्शनल ग्रुप है। तो ये क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वेदर दे विल बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, soluble in what or insoluble in what? They will be soluble in water, will be soluble in water and other polar solvents, water and insoluble in a non-polar solvent। ये non-polar solvent भी dissolve नहीं होंगे। यहाँ तक बात समझ रहे हैं, यहाँ तक बात समझ रहे हैं। बेंजीन भी non-polar solvent है, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बेंजीन भी non-polar solvent है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या फोकस किस चीज पे करना है कि पहली बात कि हमारे पास जो आर्सेनिक कंपाउंड है, वेदर इट इज अ पोलर और नॉन पोलर। अगर वो पोलर है, पोलर वही हो सकता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हो, कि हाइड्रोकार्बन जो भी होगा आपके पास, अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हो, जिस भी किस्म का हाइड्रोकार्बन होगा वो नॉन पोलर होगा। और जब वो नॉन पोलर होगा तो वो इनसॉल्युबल इन वाटर, वो इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, ठीक है। और फिर वो डिसॉल्व किसमें होगा, जितनी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, या फिर का तो आप ऐड कर सकते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, उसके बाद बेंजीन, ये सारी सॉल्वेंट जो है नॉन पोलर है। हेक्सेन, डाइथाइल ईथर, इनमें ये हाइड्रोकार्बन वगैरह या दूसरे जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो डिसॉल्व हो जाएंगे। बाकी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें पोलर फंक्शनल ग्रुप होगा वो सिर्फ वाटर में या किसी और पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया, अमाइनो ग्रुप जिसमें लगा होगा, ये पानी में क्यों डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि ये सारे पानी की तरह हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। They have ability to form hydrogen bond with water and between themselves। ये खुद में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए ये कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो भाई बुक क्या कहता है, बुक की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट हमने कर लिया। तो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड can change or vary widely depending on the chemical structure and solvent in which they are dissolved। ये इनकी जो solubility है वो पहली बात कि इनकी स्ट्रक्चर क्या है, दूसरी बात कि हम सॉल्वेंट किस टाइप की यूज करें। जैसे स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पोलर हो सकते हैं, इन पोलर फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, ये नॉन पोलर हो सकते हैं, सिंपल हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट पोलर हो सकती है, सॉल्वेंट नॉन पोलर हो सकती है। एक प्रिंसिपल होता है जनरल, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब होता है कि जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, डिसॉल्व होगा। तो ये फिनोमेना आप लोगों ने फॉलो करना है। तो वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होंगे, उसमें पोलर फंक्शनल ग्रुप हो या हाइड्रोकार्बन हो, पोलर फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। तो वाटर इनसॉल्युबल कौन होंगे। अच्छा, वो डिसॉल्व क्यों हो जाते हैं, ये डिसॉल्व क्यों नहीं होते। देखिए जो चार्जेस होती हैं, थोड़ा फिनोमेना देखिए कि ये देखिए कि वाटर के पास क्या है, चार्जेस है। दिस इज अ वाटर, वाटर में हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और इसके पार्शियल नेगेटिव चार्ज। मान लें कि आपके पास मिथाइल अल्कोहल है या मिथाइल अल्कोहल है, तो इससे पार्शियल पॉजिटिव, इसके पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये चार्जेस नेचुरली एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब जो नॉन पोलर कंपाउंड है उसमें ये इंटरेक्शन डेवलप ही नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, तो वो या तो नीचे बैठ जाएगा, डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी। अगर डेंसिटी नॉन पोलर कंपाउंड की ज्यादा है तो वो नीचे चला जाएगा, अगर पोलर कंपाउंड की ज्यादा है तो पोलर नीचे चला जाएगा, नॉन पोलर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप
देखें कि आप पेट्रोल जो है वो पानी में मिक्स करते हैं तो दोनों मिक्सिबल होंगे, इमिक्सिबल होंगे। अगर इमिक्सिबल होंगे तो ऊपर कौन होगा? अगर क्या कहते हैं मिक्सिबल होंगे तो फिर क्यों होंगे? कौन बताएगा? तो वाटर और पेट्रोल डिजोल्व हो जाएंगे, नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि पेट्रोल जो है वो नॉन पोलर है, देखो नॉन पोलर है। और पेट्रोल की डेंसिटी जो है अल्केन कोई भी लें हम, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा उनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। 0.7 से आपके ब्रेक लग जाता है ग्राम पर मिलीमीटर, बाकी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर मिलीमीटर। ठीक है, तो ये भले लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो, इनकी डेंसिटी यहाँ आके रुक जाती है, 0.7 से बढ़ते नहीं, यानी दे आर व्हाट लेस डेंस देन वाटर। तो जब इसको आप पानी में डिसॉल्व करोगे ये क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे। ठीक है, चले इसमें कोई प्रॉब्लम? इसको मैं मिटाता हूँ और बढ़ते हैं आगे। लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो ताल्लुक होता है वो सीधा स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से होता है। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की आपकी ज्यादा होती है। यानी जो आपकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज measure of measure of coexist forces, measure of coexist forces। कितनी फोर्सेस स्ट्रांग होंगी? हमने क्या पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे कोवलेंट होते हैं या आयनिक होते हैं? कोवलेंट होते हैं। और जब कोवलेंट होते हैं तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलते हैं या नेटवर्क कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं। और मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑपरेटिंग फोर्स होती है वो वीक वैन वाल्स फोर्स होती है। वो क्या होती है? वीक वैन वाल्स। अब क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर है, वीक है, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए? तो they have low melting and boiling point। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड have lower melting points and boiling point than inorganic compound। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब ये जो कंपैरिजन है, ठीक है, वो चीज जो चीज जनरल होती है वो जनरल होती है। ये जनरल कॉम्पिटिशन है कि आमतौर पे ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कम होती है। और अगर आप एक हल्का सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड उठा लें जो गैस हो और आप किसी हाई मॉलिक्यूलर वेट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से कंपेयर करेंगे तो देयर विल बी नो कंपैरिजन। कंपैरिजन हमेशा इक्वल मासेस में होती है। कंपैरिजन के लिए आपको मासेस जो है वो कंपैरेटिव लेने पड़ेंगे। पूरी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको ज्यादातर केसेस में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी मेल्टिंग पॉइंट कम मिलेगी। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर द कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, और मॉलिक्यूल में जो ऑपरेटिंग फोर्स होती है वो वीक होती है। ठीक है, आई भाई बुक क्या कहते हैं? बुक कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ molecules and have weak van der Waals forces as intermolecular forces। अब due to weak effective forces, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है ही इस बिना पे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितनी ज्यादा है, जितनी स्ट्रांग होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? ज्यादा होगी। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, अब इनमें क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगी? कम होगी। ठीक है, उसके बाद फिलेमेबिलिटी, चलने की एबिलिटी। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो आहिस्ता या जल्दी जलते हैं, बर्न होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एयर और ऑक्सीजन। तो आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो एक रिएक्शन देता है। द रिएक्शन इज कॉल्ड कंबशन। इसमें क्या होता है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करेगा? ऑक्सीजन ऑफ एयर के साथ, ऑक्सीजन ऑफ एयर या प्योर ऑक्सीजन के साथ, दोनों कोई भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, तो ये जल के क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड
देन क्या देगा वाटर, और क्या देगा हीट एनर्जी। तो क्या देगा हीट एनर्जी। तो इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या कंबस्शन। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, आपके पास भाई मीथेन है, आपके पास मीथेन है, आपके पास ब्यूटेन है, आपके पास जो है इकोसेन है, ठीक है, कुछ भी है आपके पास 42, तो ये सारे जलेंगे, ये सारे कंपाउंड, ये सारे कंपाउंड क्या करेंगे, बर्न होंगे, सारे कंपाउंड बर्न होंगे, बर्न होंगे जल के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और क्योंकि कंपाउंड जल रहा है तो रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक। रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। और एक्सोथर्मिक होगा तो यहाँ से जो हीट रिलीज हो रही है, उस हीट को हम कहेंगे हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ कंबस्शन। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जलते हैं, पर जलने की जो एबिलिटी है वो वेरी करती है कंपाउंड टू कंपाउंड। जितना छोटा कंपाउंड होगा, लाइट कंपाउंड होगा, उतना वो इजीली बर्न होगा। अब जलने का प्रोसीजर ये होता है कि कंपाउंड जो है अगर गैस है तो उसमें ऑक्सीजन मिक्स होकर जलता है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स होकर जलता है, ठीक है। तो अगर जितना आपकी कंपाउंड के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ से अगर आप मीथेन से इथेन पे आए, इथेन से आप 10 कार्बन पे, 10 से आप 20 कार्बन पे आए, तो सबसे ज्यादा फ्लेमेबिलिटी कौन, इजीली कंबस्ट कौन होगा, मीथेन। और डिफिकल्टी से कंबस्ट कौन होगा, आपका ये जो इकोसेन है, 20 कार्बन वाला ये। तो जितना मॉलिक्यूलर मास छोटा होगा, जितना रेट ऑफ फ्यूजन ज्यादा होगा, जितना इजीली ऑक्सीजन उसमें मिक्स होगा, उतना इजी वो कंपाउंड बनेगा। जल के क्या देगा, जल के आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी। और इस यहाँ से जो हीट रिलीज होगी उसको हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ कंबस्शन। और ये जो रिएक्शन है इसका नाम है कंबस्शन रिएक्शन। और ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक, ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। चले भाई, वो कहता है कि अगर आप मीथेन को जलाओगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ये अच्छे फ्यूल्स हैं, यानी जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है हर उस चीज को फ्यूल कहते हैं जो जल के एनर्जी दे। अगर आप किसी चीज को जलाते हो, जलने से क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक होगा तो आपको एनर्जी मिलेगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक अच्छे फ्यूल होते हैं। और इनकी फ्लेमेबिलिटी की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंबस्टिबल, यानी ये जलने की सलाहियत रखते हैं। रेडली एंड रेडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनेगा, वाटर की गारंटी नहीं है। अगर कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन अवेलेबल है तो फिर वो आपको वाटर देगा। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनेगा, ठीक है। तो ये जो बात लिखी है इट इज ट्रू ओनली फॉर द हाइड्रोकार्बन। इसके बाद क्या, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंबस्शन रिएक्शन, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन से गर्मी खारिज होती है और हीट रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबस्शन। फॉर दिस रीजन मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स, तो मेजॉरिटी ऑफ जो जलने वाली चीजें हैं जो जल के एनर्जी देती हैं, और व्हाट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अंदर मैंने फ्यूल की डेफिनेशन दी है कि सब्सटेंस गिव्स एनर्जी ऑन बर्निंग, ठीक है। तो वुड, लकड़ी हो गई, आप उसको जलाते हैं एनर्जी मिलती है। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, गैसोलीन, ऑयल होंगे, नेचुरल गैस होंगे और कॉमन ऑर्गेनिक फ्यूल्स, तो इन सबको आप जला के एनर्जी ले सकते हैं। तो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड जलते हैं, पर जलने की एबिलिटी, the ability to undergo combustion depends upon the molecular mass or density। तो जितना molecular mass कम होगा उतनी combustibility क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल ना इस तरह से होगा, बिल्कुल बिल्कुल आपको सही है, ठीक है। तो इसको मैं कहता हूँ बाय, बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी की बात करें, अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड किस फॉर्म में मिलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलते हैं। अब जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपके कोवेलेंट भी होते हैं, वो आपके आयनिक भी होते हैं, वो आपके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी होते हैं। अगर हम किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के आयनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड के कोवेलेंट कंपाउंड से कंपेयर करेंगे,
तो मैं आपको बताऊं कि ये ज्यादा रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव क्यों और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास सोडियम या हमारे पास जो है सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, हमने इसको पोटासियम क्लोराइड के साथ मिक्स कर दिया। हमने करना क्या है, हमने सिर्फ इसको पानी में डिसॉल्व करना है, इसको पानी में डिसॉल्व करना है। अब पानी क्या करेगा, ये जो वाटर है, वाटर इसको ऑलरेडी इसका जो रिसाइज एनर्जी है उसको ब्रेक कर देगा, इनके बांध वो खुद पानी तोड़ के देगा, हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। थोड़ा समझे बात को, इस बात को जरा गौर से करें कि ये जो वाटर है, ये जो सॉल्वेंट है, ये खुद इसके बांध तोड़ के देगी, ठीक है, और इसके बाद भी वाटर क्या करके देगा, तोड़ के देगा। क्या होगा, जैसे ही अगर ये एक सेपरेट कंटेनर में था और ये एक सेपरेट कंटेनर में था, हमने जब दोनों सॉल्यूशन क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो इसमें उसी वक्त रिएक्शन हो जाएगा। तो इसका इसका जो पॉजिटिव है इसके नेगेटिव के साथ, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देंगे, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, AgCl सॉलिड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट अगेन पानी में डिसॉल्व हो जाएगा और ये प्रिसिपिटेट बनाएगा। तो रिएक्शन को माइक्रो सेकंड लगते हैं। जैसे ही आपने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया, आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी। अब आते हैं भैया किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, मान लें कि आपके पास मीथेन है, या आपके पास कोई भी और कंपाउंड है, या मीथेन ही मान लो। अब मीथेन का आप रिएक्शन करना चाहते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, आप उसकी नाइट्रेशन करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है, मेरा गौर करना, ये कंपाउंड नॉन पोलर है। ये कंपाउंड क्या है, नॉन पोलर। अब ये इनसॉल्युबल इन क्या होगा, वाटर होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। तो वाटर जो है, वाटर इसके बांध नहीं तोड़ सकता, वाटर इसके बांध नहीं तोड़ सकता, पर आयनिक कंपाउंड से तोड़ सकता है। तो हमें इसके बांध तोड़ने के लिए वी नीड व्हाट, हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब इस बांध को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है 436 किलो जूल पर मोल, 436 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब इस तरह से समझें कि आपको पानी को बॉयल करना है, आप पानी को बॉयल करने के लिए रखते हो, तो टाइम तो लगता है ना बॉयल होने में। यानी पहले जब आप थर्मामीटर डिप करोगे तो आपको 35 रीडिंग मिलेगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जब वो 100 पे आएगा तब जाके बॉयल होगा। तो वो डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कितनी है वाटर की, तो जितना कम पानी होगा जल्दी बॉयल होगा, जितना ज्यादा होगा देर से बॉयल होगा, पर यानी टाइम लगता है। क्या लगता है, टाइम। तो जब आप इस बांध को तोड़ोगे तो आपको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। जब तक इसकी बाउंड एनर्जी, जितनी एनर्जी आए तो हमको वेट करना पड़ेगा, ये तब तक नहीं होगा जब तक कोल्ड बाउंड ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे पानी ने झटपट से क्या करके दिया, बांध तोड़ के दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, रिएक्शन रिएक्शन हो गया। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे पहले सॉल्वेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसको इसके बांध को तोड़ेगी, तोड़ने के बाद जाके क्या बनेगा, बांध बनेगा, तब जाके बनेगी प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन स्लो होने चाहिए, फास्ट होने चाहिए, किसके स्लो होने चाहिए, ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक के स्लो होते हैं, यही हमने लिखा हुआ है। उसके बाद आइसोमेरिज्म, उसके बाद आइसो का मतलब होता है सेम, मर्ज का मतलब होता है यूनिट्स, आइसो का मतलब और मर्ज का मतलब यूनिट। आइसो होता है टू डिफरेंट कंपाउंड, सेम एन ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है। फर्क क्या है कि हमने एक कार्बन यहाँ से उठा के ब्रांच में लगा दी, तो ये हो गई ब्रांच, दोनों का फार्मूला C4H सेम, ठीक है। एक स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच चेन में, ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और उनकी प्रॉपर्टी इसलिए डिफरेंट हो क्योंकि उनमें स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो चेंज हो, उनमें जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो, उनमें जो कनेक्टिविटी है वो चेंज हो, उनका जो बॉन्डिंग सीक्वेंस है वो चेंज हो, इस वजह से प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, तो सच पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म एक आम सी बात है, ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम 4 कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे तो वो आइसोमेरिज्म शो करेंगे और शो करते जाएंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे
नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे। तो इसको हम इधर ही खत्म करते हैं और कोई बात नहीं, ये डिटेल में काफी आगे पढ़नी है। नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन का मतलब है, पॉली का मतलब है मेनी, मच का मतलब है यूनिट। तो छोटे 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 मॉलिक्यूल्स, इनको कहा जाता है मोनोमर। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिसको मोनोमर कहा जाता है वो आपस में जुड़ के एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? पॉलीमर। इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? पॉलीमर। तो यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है वो दिया हुआ है किसका? पॉलीस्टर कपड़े का। तो भाई ये सैलिक एसिड है, इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एक साइड पे एक साइड पे। इथाइलिन ग्लाइकोल, इसमें दो अल्कोहल ग्रुप होते हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। क्या होगा कि यहाँ से अल्कोहल का हाइड्रोजन और OH किसका? कार्बोक्सिलिक। क्या निकलेगा? वाटर। अगेन इस साइड पे क्या है? तो हाइड्रोजन इसका, और यहाँ पे जो दूसरा मोनोमर आएगा ये सैलिक एसिड उसका। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक आपको धागा मिलेगा, थ्रेड मिलेगा, थ्रेड, धागा। ये धागा जो है, ये जो पॉलिस्टर कपड़ा होता है, जो कॉटन का ना हो, कॉटन रेयन फाइबर कहते हैं उसको, उसमें सेल्यूलोज होता है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा? पॉलिस्टर कपड़ा मिलेगा, जिसकी आप टी शर्ट, ये जो मैंने पहना हुआ ये भी नॉन पॉलिस्टर, क्या कहते हैं, सॉरी नॉन कॉटन है या कॉटन नहीं, सेल्यूलोज क्लॉथ नहीं है ये। तो ये जो है आपका पॉसिबल है इसमें ये चीज हो, जरूरी नहीं इसमें ये हो। तो दूसरे भी बहुत से तरीके हैं। तो क्या होता है कि प्रोसेस इन विच मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिसको मोनोमर कहते हैं, यूनाइट थ्रू एडिशन और कंडेंसेशन प्रोसेस। अब पॉलीमराइजेशन के दो टाइप हैं, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, एक कंडेंसेशन होती है। टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल, जिसको पॉलीमर कहते हैं, और दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीमर, जिसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो ये दो मोनोमर हैं, ये जुड़ते जाएंगे आपस में हजारों की तादाद में, नहीं कि सिर्फ दो ही होंगे, हजारों की तादाद में ये मोनोमर्स आपस में जुड़ते जाएंगे, जुड़ के एक लंबा मॉलिक्यूल देंगे। द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल बाय प्रोडक्ट और विदाउट एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बाद में निकलेगी, और काफी ऐसे पॉलीमर भी होते हैं जहाँ पर साइड प्रोडक्ट नहीं बनती है। तो इसको क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। आपने थोड़ा पढ़िए उसको भी, नहीं पूरे दिन। ठीक है, तो यहाँ तक इसका पूरा हो गया, कल हम करेंगे प्रोसेस। ठीक है बेटा, चलिए अभी चलिए आप